नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की खूबसूरत और उम्दा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी पहला कदम। तो प्रस्तुत है कहानी पहला कदम। आज बुआ फिर आई हैं। बुझा बुझा सा मन, शिथिल सा तन, भावहीन चेहरा देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। जब फूफा जी जीवित थे, एक स्निग्ध सी मुस्कुराहट बुआ के व्यक्तित्व का एक हिस्सा थी। हर समय मैंने उन्हें खुश देखा था। बीमारी में भी उन्हें कभी मुंह लटकाए या हाय हाय करते नहीं देखा था। एक मेरी माँ हैं, हर समय खींचती हैं, झुंझलाती रहती हैं, जैसे उनसा दुखी इंसान कोई दूसरा नहीं है। जमाने भर के सारे गम भगवान ने जैसे उन्हीं की झोली में डाल दिए हों। पर बुआ अपने जीवन से बड़ी संतुष्ट थीं। कम से कम देखने वालों को तो ऐसा ही महसूस होता था। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में उलझनें नहीं थीं। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उन्हें फूफा जी से अलग रहना पड़ता था, क्योंकि फूफा जी की ट्रांसफ़र वाली नौकरी थी। कहीं 6 महीने, कहीं साल, तो कहीं 2-3 साल भी उन्हें रहना पड़ जाता था। इसी अनिश्चितता की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती थी। इसीलिए बुआ इस कस्बे में बच्चों के साथ रहती थीं। फूफा जी जब तब आते रहते थे। छुट्टियों में बुआ बच्चों के साथ उनके पास चली जाती थीं। मुझे याद है, आसपास की महिलाएं अक्सर बुआ से मजाक करती या उन्हें छेड़ती रहती थीं। अरे रेड्डी साहब पर नज़र रखना, तुम यहाँ रहती हो, वो बाहर अकेले रहते हैं। आंध्रा में तो 2 बीबी रखने का प्रचलन सा रहा है। किसी दूसरी के जाल में फंस गए तो सारी उम्र पछताओगी। कभी बुआ हंसकर टाल देती थीं तो कभी कह भी देती थीं, ये बातें मैं नहीं सोचती, ये रिश्ता विश्वास का है और विश्वास पर तो दुनिया कायम है। बिना किसी आधार के मैं शक करूं या भविष्य की कल्पना करके अपने सुखी वर्तमान को दुखी बनाऊं, ये मुझे पसंद नहीं। यदि किस्मत में वो भी लिखा है तो जब वैसा होगा तब सोचूंगी कि क्या करना है। बुआ का घर हमारे घर से बहुत दूर नहीं था। एक दिन अचानक हैदराबाद से फूफा जी के एक्सीडेंट का समाचार मिला था। हालत गंभीर है, सिर में काफ़ी चोट आई है। सुनकर माँ, पिताजी व बुआ तभी चले गए थे, किंतु मौत किसी छलिया सौत सी फूफा जी को बुआ से छीनकर ले जा चुकी थी। बुआ की जिंदगी रेगिस्तान बन गई थी और छोटे बड़े झंझावतों से निरंतर जूझते रहना उनकी नियति थी। फूफा जी 5 बच्चे छोड़ गए थे, 3 बेटियां, 2 बेटे। सबसे बड़ी कात्यायनी 16 की रही होगी, तब वो इंटर प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। छोटा राघव हाई स्कूल में था। मुझे याद है, सब रिश्तेदारों का सुझाव था कि कात्यायनी की शादी कर दो तो एक जिम्मेदारी तो खत्म होगी। बाकी की तो दोनों अभी बहुत छोटी हैं। उनकी शादी के कई रिश्ते भी आए थे, किंतु बुआ ने मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना बाप की बच्ची है मेरी, उसे मैं बहुत पढ़ाऊंगी ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वो आत्मनिर्भर बन सके। उसके पिता की इच्छा भी अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाने की थी। रिश्तेदारों को बुरा भी लगा था, किंतु बुआ अपने फैसले पर अडिग थीं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, हाई स्कूल पास थीं। उनकी योग्यता के हिसाब से फूफा जी के ऑफिस में ही उन्हें नौकरी मिल गई थी। छोटे बच्चों को घर में छोड़कर कैसे ऑफिस जाऊंगी, ये सोचकर बुआ परेशान थीं। हमारी दादी माँ से परेशान थीं और माँ दादी से। दादी को राह मिल गई थी और वो बुआ के साथ रहने लगी थीं। फिर बुआ को खास परेशानी नहीं हुई। हैदराबाद में मकान बनाने के लिए फूफा जी ने प्रोविडेंट फंड से लोन लिया हुआ था, अतः ऑफिस से तो उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिला था। हाँ, बीमा कंपनी से उन्हें करीब 80,000 रुपये मिले थे, जिन्हें वो बैंक में फिक्स करना चाह रही थीं। मेरे पिताजी का कहना था, बैंक में पैसा रखने से अच्छा है वो रुपया तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम से कोई ज़मीन खरीद देता हूँ। प्रॉपर्टी पर बड़ी तेज़ी से दाम बढ़ते हैं, कुछ वर्षों में 3-4 गुने हो जाएंगे। जब ज़रूरत हो बेच लेना। बुआ ने 20,000 अपने पास रखकर 60,000 पिताजी को दे दिए थे। फूफा जी की मृत्यु हुए करीब 7-8 वर्ष हो चुके हैं। बुआ उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद ही हैदराबाद चली गई थीं, क्योंकि वहाँ पढ़ने की सुविधाएं अधिक हैं। वही बुआ रात भर का सफ़र करके हैदराबाद से आई हैं। करीब करीब हर महीने आती हैं, पापा से अपने पैसे वापस मांगने, और यहाँ से हर बार कोई नया बहाना बनाकर नए आश्वासनों के साथ बैरंग लिफाफे की तरह लौटा दी जाती हैं।
बुआ को ड्राइंग रूम में बैठाकर मैं माँ के बाथरूम से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके आते मैंने उन्हें बुआ के आने की सूचना दी तो उन्होंने मुझे डांट दिया। अरे कह देती पापा बाहर गए हैं, 4-5 दिन में लौटेंगे। जब देखो तब पठान की तरह तकाजा करने चली आती है। हम उसका पैसा थोड़े ही खा जाएंगे, जब होगा तब लौटा देंगे। अम्मा, बुआ को तुम्हारे घर आने का कोई शौक तो है नहीं। अकेली औरत के लिए नक्सलवादी इलाके में रात का बस में सफ़र करना खतरे से खाली भी नहीं है। किंतु बेचारी मजबूर हैं। जब तक तुम उनका पैसा नहीं लौटाओगी इसी तरह उन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। पापा से कहकर उनके रुपए अब तो वापस करा दो माँ। अब तक तो बैंक में भी उनके पैसे डबल हो जाते, यहाँ तो उनका मूलधन भी फंस गया है। अच्छा, तो तेरे को पढ़ाया लिखाया तू तो हमें ही कानून पढ़ाने लगी, गैरों की तरफदारी करने लगी। वो गैर नहीं है अम्मा, जो रिश्ता तुम्हारा मामा से है वही रिश्ता बुआ का पापा से है। जब मामा गैर नहीं तो बुआ गैर कैसे हो गई? श्रीलता, तेरी जबान आजकल बहुत चलने लगी है। तेरी ही वजह से उसका पैसा फंसा रखा है। उसका बेटा राघव डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। चिराग लेके घूमने पर भी उतना अच्छा लड़का अपनी बिरादरी में नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो लाखों रुपए की मांग होगी। मैं तेरी शादी उससे करना चाहती हूँ। हमें उसका एक पैसा नहीं रखना है, ब्याज के साथ सब लौटा देंगे। मैं तो सोचती थी कात्यायनी की शादी भी हम कर देंगे। एक रिश्ता लेकर तेरे पापा हैदराबाद गए भी थे। माँ बोले तो बोले, बेटी ने भी कैसी इज्जत उतारी थी। क्या नहीं कहा था उसने तेरे पिता से? कहा था, मामा तुम्हारा नाम दयाशंकर नहीं कंस होना चाहिए था, जो अपनी बहन और उसकी औलाद का दुश्मन बना। एक बच्चे के बाप जिसकी बीबी ने जलकर आत्महत्या कर ली, उससे मेरी शादी कराना चाहते हो? ये रिश्ता कराने की कितनी दलाली मिली है तुम्हें? मुझे नहीं करनी है ये शादी। उससे अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते मामा? कात्यायनी ने कुछ गलत तो नहीं कहा अम्मा? मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता लाता तो मैं भी ऐसा ही कहती। अम्मा, ऐसा कौन सा ऐब है जो उस आदमी में नहीं है? उससे तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और पापा उससे कात्यायनी की शादी कराना चाह रहे थे। ऐसा तो कोई दुश्मन ही कर सकता है, शुभ चिंतक तो नहीं। अम्मा दंदनाती हुई बुआ के पास ड्राइंग रूम में चली गई थीं। बिना पढ़ी लिखी मेरी माँ इतनी षड्यंत्रकारी व जालिम हो सकती है, देखकर मुझे अचरज होता है। तभी ड्राइंग रूम से माँ ने मुझे पुकारा था, श्रीलता, बुआ के लिए चाय नाश्ता ला। मैं समझ गई थी कि बुआ को शादी के लिए पटाना है, इसलिए उनकी आवभगत की जा रही है। अम्मा की आवाज़ मुझे रसोई में ही सुनाई दे रही थी। राघव की शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मुझे वो बहुत पसंद है। मैं तो श्रीलता की शादी राघव से करना चाहती हूँ। अपनी श्रीलता भी देखने में सुंदर है, बीए पास है। पैसे की चिंता तुम नहीं करो। तुम्हारे भाई तुम्हारा पैसा लौटाने के लिए परेशान हैं। एक ज़मीन बेचने को तैयार हैं। अच्छा ग्राहक मिलते ही सौदा कर देंगे और वो पैसे तुम्हें ही देंगे। ये बातें तो तुम लोग 6 साल से कर रहे हो। ज़मीन का ग्राहक अभी तक नहीं मिला, जाने मिलेगा भी या नहीं। मेरे पैसों का श्रीलता की शादी से क्या संबंध? शादी पैसे लौटाने की शर्त है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैसा तो तुमको देना ही है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि तुम्हारे बेटे को ही अपना दामाद बनाऊं। राघव ने अभी एमबीबीएस पूरा नहीं किया, उसके बाद वो एमडी करना चाहता है। उसके बाद शादी की सोचेंगे। उससे पहले तो कात्यायनी की शादी करनी है। हाथ में पैसा हो तो कहीं शादी की बात भी करूं। बिना पैसे के तो मेरी बेटी ऐसे ही रह जाएगी, बिना शादी के। तभी तुम्हारे यहाँ चक्कर लगा रही हूँ। मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ब्याज भी नहीं चाहिए। आज तक किसी की बेटी बिना शादी के रही है जो तुम्हारी रह जाएगी? हम लोग हैं ना, सब मिलके कोशिश करेंगे। तुम राघव से श्रीलता की शादी के लिए हाँ कर दो बस। शादी की हमें जल्दी नहीं, बाद में कर लेंगे। राघव अब बड़ा हो गया है, मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। एक बार मैंने श्रीलता के बारे में उससे बात की थी तो कहने लगा, निकट रक्त संबंधों में मैं शादी के खिलाफ हूँ। ऐसी शादियाँ करना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। रहने दो ये बातें, जमाने से हम लोग में ऐसी शादियाँ होती आ रही हैं। तुम्हारी व मेरी शादी भी तो सगी बुआ के बेटे से हुई है। हमारा तुम्हारा कौन सा बच्चा खराब है, विकलांग है? अब उससे तो बहस मैं नहीं कर सकती। अपने पैसे वापस लेने के लिए श्रीलता से ज़बरदस्ती उसकी शादी करा भी दूँ तो क्या गारंटी है वो तुम्हारी बेटी को सुखी रखेगा? अम्मा ने बुआ से ना जाने क्या कहा था कि वो पापा से बिना मिले ही वापस लौट गई थीं। शायद रोती हुई।
वैसे हर बार वो रोती ही लौटती थी। उनके जाते मैं अम्मा पे बरस पड़ी थी। तुम क्यों राघव के पीछे पड़ी हो? मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मेरे जीवन को, मेरी छोटी छोटी खुशियों को दांव पर मत लगाओ माँ। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे उनके गले में बांधने का प्रयास क्यों कर रही हो? मुझे जानबूझ के कुएं में मत फेंको। तुम्हारे द्वारा इतना सताए जाने के बाद भी वो तुम्हारी बेटी को प्यार व उचित सम्मान दे सकेंगे? उस घर में मैं सिर उठा के चल सकूंगी? मैं तो वैसे ही शर्मिंदा हूँ तुम्हारे गुनाहों की वजह से। मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। बुआ चाहेंगी तब भी नहीं। कहकर मैं वहाँ से हट गई थी। तभी पड़ोस की राव आंटी को माँ से कहते सुना था, तुम्हारी ननद आज रोती हुई लौटी हैं। तुमसे कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? अरे नहीं, वो अपनी बेटी की शादी को परेशान है। उसे 50-60 हज़ार रुपयों की ज़रूरत है। तुम जानती हो अपना भी 4 बेटियों का साथ है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से दे दें? कहीं से इंतजाम करा भी दिया तो वो वापस कहाँ से करेंगी? इसीलिए दुखी हैं। हम भी क्या करें? मैं माथा थाम के बैठ गई थी। ओ माँ, तुम इतनी झूठी हो। मुझे पहले नहीं पता था। मुझे क्या होता जा रहा है? दिन पर दिन मैं माँ के खिलाफ होती जा रही हूँ। उनका व्यवहार असह्य होता जा रहा है। मन होता है जाकर सबके सामने उनका असली रूप प्रकट कर दूँ। कहूँ कि वो बेईमान है, धोखेबाज हैं। इस घर में अब एक मिनट दिल नहीं लगता। दम घुटता है मेरा यहाँ। कहीं दूर भाग जाने की इच्छा बलवती होने लगती है, मगर कहाँ जाऊँ? पहले मुझे भी ये बातें विस्तार से नहीं मालूम थी। जब बुआ आती थीं तो मैं अक्सर स्कूल में होती थी। घर में होती भी थी तो अम्मा वहाँ बैठने नहीं देती थीं। फिर कभी इतनी रुचि भी नहीं रही कि कुछ जानने की कोशिश करूं। एक बार कात्यायनी भी बुआ के साथ आई थी। तब उन्हीं से सब कुछ जाना था। उन्होंने बड़े करुण स्वर में कहा था, श्रीलता, मामा मम्मी से कह के हमारे रुपए वापस करा देना। हम बहुत परेशानी में हैं। जैसे अपनी संतान को सही राह दिखाना माता पिता का काम होता है, वैसे ही यदि माता पिता द्वारा जाने अनजाने में कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करने का साहस बच्चों में भी होना चाहिए। तभी कात्यायनी ने घटना सुनाई थी। देख, जब हमारे पिता जीवित थे तब उन्होंने हैदराबाद में मकान बनवाते समय अपने एक दोस्त से 15-20 हज़ार रुपये उधार लिए थे, यह कहकर कि 1-2 महीने में ऑफिस से मिलते ही लौटा दूंगा। जब ऑफिस से रुपए मिले तो मेरे छोटे भाई बहन पीछे पड़ गए कि फ्रिज टीवी ला कर दो। बस पापा तैयार हो गए लाने को। मैंने पापा को याद दिलाया कि ये रुपए तो आप अपने दोस्त को वापस देने के लिए लाए हैं। पापा लापरवाही से बोले थे, मकान का किराया आना चालू हो गया है, थोड़े पैसे अभी ऑफिस से और आने हैं, तब लौटा दूंगा। बच्चे बहुत दिन से टीवी फ्रिज के लिए कह रहे हैं, पहले वही ला देता हूँ। मैं अड़ गई थी। नहीं चाहिए हमें अभी फ्रिज और टीवी। पहले आप कर्जा वापस करिए, ये सामान बाद में भी आ सकता है। पापा बहुत खुश हुए थे। थैंक यू कात्यायनी, मैं बच्चों के मुंह में भटक गया था। तुमने ठीक कहा, पहले हमें कर्जा वापस करना चाहिए। ये सामान तो बाद में भी लाया जा सकता है। कात्यायनी के जाने के बाद भी उनकी बातें मेरे कान में गूंजती रहीं। हम कोई खैरात तो नहीं मांग रहे मामा से। पापा के बाद अब पैसा ही इस डूबती नाव को पार लगा सकता है। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा था वो। पैसा ना होने की वजह से सिलेक्शन के बाद भी मैं मेडिकल में दाखिला नहीं ले पाई, क्योंकि हम दोनों भाई बहनों की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा अम्मा नहीं उठा सकती थीं। अतः मैंने राघव को एडमिशन लेने दिया, खुद पीछे हट गई। अब पैसे नहीं मिले तो उसको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी होगी। दूसरा भाई इंजीनियरिंग में नहीं जा पाएगा। छोटी बहनों को भी तो पढ़ाना है। भाई तो बहनों की मदद करते हैं। अम्मा के इन भाई ने तो हमारी तकलीफ़ें और बढ़ा दी हैं। अम्मा से बात करना व्यर्थ था और पापा से बात करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। पता नहीं आम परिवारों की तरह हम अपने पिता से क्यों नहीं घुल मिल पाए हैं। शायद माँ और पिता दोनों को ही बेटा ना होने का मलाल रहा है। वैसे हमारी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, कभी कोई अभाव महसूस नहीं होने दिया, किंतु व्यर्थ का लाड़ भी नहीं लड़ाया गया हमें। एक अव्यक्त अस्पष्ट सी दूरी सदा ही बनी रही है। अम्मा जब 2-3 दिन को गांव गई थीं अपनी बीमार माँ से मिलने, पापा की देखभाल, खाने पीने का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। तभी एक दिन पापा को अच्छे मूड में देखकर मैंने कहा था, पापा आप बुआ के पैसे लौटा दो, उन्हें बहुत ज़रूरत है। बेटे, पैसे हाथ में होते तो कब के लौटा चुका होता, सब इधर उधर फंसे हैं। मैं कहना तो चाहती थी कि फंसे नहीं हैं, सब 1 के 2 और 2 के 4 हो रहे हैं, किंतु कह नहीं पाई। बस इतना ही कहा,
10-20 हज़ार अभी भेज दें, बाकी बाद में भेज देना। अच्छा, कोशिश करता हूँ कुछ भेजने की, अपनी माँ को नहीं बताना। लेकिन पूछने को दिल हुआ कि आप माँ से इतना डरते क्यों हैं? बुआ आपकी कमाई में से उधार या उपहार स्वरूप तो कुछ मांग नहीं रही, वो अपने पैसे ही तो मांग रही हैं। माँ बीच में कहाँ से आ गई? उनसे पूछने या ना पूछने या छिपाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, किंतु चाह के भी कुछ पूछ नहीं पाई। पता नहीं पापा अम्मा से इतना क्यों डरते हैं। या तो घर में कलह से कतराते हैं, या माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको तनाव ना हो इसलिए घबराते हैं। या फिर अम्मा की समय समय पर दी जाने वाली धमकी कि जान दे दूंगी से डरते हैं, कि कहीं सचमुच वो कुछ ना कर बैठे। यदि पापा की नीयत साफ है तो अम्मा को बिना बताए भी तो चुपके से किस्तों में ही सही बुआ के पैसे लौटा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि नीयत उनकी भी सही नहीं है। मैं खाली अम्मा को ही दोष देती रहती हूँ, दोषी पिताजी भी हैं। बुआ तो कहती हैं शादी से पहले तेरे पापा बहुत सरल, स्नेही, मददगार व साफ नीयत के इंसान थे। पैसे से उन्हें जरा भी मोह नहीं था। घर में सभी उन पर बहुत विश्वास करते थे। शादी के बाद शुरू में माँ से उनकी जरा भी नहीं पटती थी। माँ तुनक तुनक कर अपने पीहर जा बैठती थीं। तब वो बहुत उदास हो जाते थे। कहते थे पता नहीं इसके साथ जीवन कैसे कटेगा, ये तो बहुत स्वार्थी और पैसे के मामले में बहुत मीन है। मेरे विचार तो इससे किसी बिंदु पर मेल नहीं खाते। उसके घर में उसकी माँ का शासन है, यहाँ भी वो अपना शासन चाहती है। पता नहीं फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे वो बदलते गए और एक दिन ऐसा लगा कि हमारा भाई अपने स्नेही व्यक्तित्व के साथ कहीं खो गया है। वो वही देखते थे जो भाभी दिखाती थीं, वही सोचते थे जो वे समझाती थीं। अपनी बुद्धि तो जैसे कहीं गिरवी रख दी हो। फिर भी ना जाने कैसे मैं उनकी बातों में आ गई। उन पर विश्वास कर इतने रुपए उन्हें थमा दिए। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पिता का आज ये रूप देखकर मुझे भी नहीं लगता कि कभी वो बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। अम्मा को अपने अनुरूप नहीं ढाल पाए तो शायद घर की सुख शांति के लिए खुद को ही अम्मा के रंग में रंग लिया था। औरत होकर भी माँ बुआ का दुख नहीं समझ पाई। उनकी संवेदनाएं क्यों नहीं जगती? स्वयं को बुआ के हालात में रखकर कभी क्यों नहीं सोचा उन्होंने? उनके साथ भी अगर ऐसा हुआ होता तो? उनका भाई भी उनके सामने उनके रुपए हड़प गया होता तो वे क्या करती? यही बात एक बार मैंने अम्मा से कह दी थी तो वो तड़प उठी थी। हमारा खून है तू, गैरों के लिए मन में इतना दर्द है कि अपनी अम्मा के विधवा होने की बात सोच गई तू। बाप तुम लोगों की चिंता में घुला जा रहा है और ज़्यादा कमाने के लिए रात दिन एक किए हुए है ताकि तुम लोगों को पार लगा सके। तेरी बुआ के तो 2 बड़े बेटे हैं, फूफा के ऑफिस में तो उसे नौकरी भी मिल गई है, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में अपना मकान है। तेरे बाप को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे बेटा नहीं है, अपना मकान नहीं है, 4 बेटियां हैं, तो उसमें बुआ का दोष कहाँ है? बेटियां हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे का पैसा दबा लो, बेईमान बन जाओ। फिर मैंने स्वयं को थोड़ा शांत कर संयत स्वर में कहा था, तभी कहती हूँ अम्मा, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बद्दुआएं मत लो, बुआ की पूरी रकम लौटा दो। लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ था। अम्मा की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई थी। वो पापा से कह रही थी, तुम्हारी बहन आज फिर आई थी। श्रीलता की शादी के विषय में मैंने बात की थी, लेकिन वो तैयार नहीं है। कहती है राघव नज़दीकी रिश्तों में शादी के खिलाफ है। अब वहाँ तो ना ही समझो, अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का तलाशो। अब पहले श्रीलता की शादी करनी है, उसका पैसा बाद में लौटाते रहेंगे। पापा कुछ नहीं बोले थे। पहले पापा अपनी आमदनी की चर्चा घर पर करते थे कि उस ज़मीन की कीमत 5 साल में इतनी बढ़ गई है, जो मकान बुक कराया था उस पर कब्जा लेते ही इतने प्रॉफिट में खड़े खड़े बेच लो। लेकिन अम्मा ने घर में इस चर्चा पर पाबंदी लगा दी थी। सबके सामने आमदनी का लेखा जोखा लेके क्यों बैठ जाते हो? जमाना रोने का है, खूब कमाओ तब भी रोते रहो कि आमदनी है ही नहीं। इतने खर्चे कैसे पूरे करूं, कर्जों में डूबा हूं। तुम कैसी बातें करती हो? घर में तुम्हारी सास ननद बैठी हैं क्या जो सुन लेंगी? अपनी बेटियां ही तो हैं, उनके सामने भी तो ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत है? तो समझते नहीं हो, तुम्हारी बड़ी बेटी तो पूरी बुआ की चमची है। जब तब बुआ का पक्ष लेकर मुझसे उल्टा सीधा सुनाती रहती है। उनके पैसे वापस करने को कहती है, हमें बेईमान समझती है ये। ठीक ही तो कहती है, हमें उसके पैसे अब तो लौटा ही देना चाहिए। सब सगे रिश्तेदार मुझे कैसी नज़रों से देखते हैं, तुमको क्या मालूम? तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा।
उसने हमारे साथ कौन सा अच्छा व्यवहार किया है? हमारे घर में बेटी बैठी है, फिर भी वो अपने बेटे के लिए बाहर की लड़की लाएगी। मैं भी उसे सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरे बिना पूछे एक पाई भी दी तो अच्छा नहीं होगा। जहर खा के मर जाऊंगी मैं। फिर संभालना अपनी चारों बेटियों को। अम्मा रोने लगी थी। अरे कौन दे रहा है पैसे? इस घर में तो हमेशा से वही होता आ रहा है जो तुमने चाहा है। बात बात पर मरने की धमकी देती है। पापा बड़बड़ाए थे। मैं बहुत बेचैन रहने लगी हूँ। मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। अपने आप से ही तर्क वितर्क में उलझी रहती हूँ। हमारे देश में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। यदि औरत ही औरत के दुख समझने लगे तो महिलाओं के 50% दुख मिट जाएं। हत्या आत्महत्याओं में कमी आ जाए। कभी कभी तो मन करता है खाना पीना छोड़ के अनशन चालू कर दूं कि पहले बुआ के पैसे लौटाओ, तब अन्न जल ग्रहण करूंगी। कभी दिल करता है घर से रुपए चुरा के बुआ को दे आऊं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। किंतु सब कुछ विचारों के स्तर पर ही होता है, कर कुछ नहीं पाती। किंतु मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ करने से पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, उसके बाद ही कुछ ठोस कदम उठा पाऊंगी। तभी एक दिन पापा को माँ से कहते सुना था, रोज पीछे पड़ी रहती है बेटी के लिए लड़का ढूंढो लड़का ढूंढो। एक लड़का मैंने देखा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, घर में खूब पैसा है। सबसे बड़ी बात उनकी मांग कुछ नहीं है, बस उन्हें सुंदर ग्रेजुएट लड़की चाहिए। परसों वो लोग आ रहे हैं। लड़की पसंद आ गई तो 1 महीने के अंदर शादी भी करना चाहते हैं। वो लोग आए थे। मधुकर मुझे भी अच्छा लगा था। 1 महीने के बाद ही बारात आ गई थी। शादी की रस्म से पहले मधुकर अचानक रुक गए थे और मेरे पिता को बुलाकर कहा था, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तभी ये शादी होगी। मधुकर के पिता घबरा गए थे कि बेटे को अचानक ये क्या हो गया। ये क्या तमाशा है बेटे? शादी के बीच पैसा कहाँ से आ गया? मैं एक सच्चा समाज सुधारक हूँ, सच्चे मन से इस काम में लगा हूँ, दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अखबार में फ़ोटो छपवाने या सरकारी गैर सरकारी पुरस्कार पाने के लिए मैंने समाज सुधार का ढोंग नहीं रचा है। तुझे कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा। उपस्थित लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। कोई कह रहा था लड़का दहेज का लोभी दिखता है। लड़की कैसी शांत बैठी है, कह क्यों नहीं देती कि मुझे दहेज लोभी से शादी नहीं करनी। मुझे ध्यान आया कि सुबह राघव के हाथ मधुकर ने मुझे एक पत्र भेजा था। उसमें लिखा था, राघव से मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हें शादी के इस अवसर पर सब रिश्तेदारों के सामने अपना रुपया मांगने की सलाह बुआ को दी है। इसका मतलब घर में इतने रुपए होंगे ही। बुआ की मदद के लिए मैं एक नाटक करना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने भी अपनी स्वीकृति लिख भेजी थी। मैं समझ गई अचानक ये मांग उसी नाटक का पहला भाग है। अतः मैं शांत बैठी रही। पापा के तो हाथ पांव फूल गए थे। घबराए हुए वो मेरे पास आए थे। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा था, अब अचानक ये मांग रख दी। बेटी तेरी खुशी के लिए मैं ये मांग पूरी भी कर दूं, लेकिन क्या भरोसा, ये मांग आगे भी बार बार नहीं की जाएगी और पूरा ना किए जाने पर वहीं अंत होगा, या जल जाएगी या जला दी जाएगी या घर से निकाल दी जाएगी। पापा अनिर्णय की स्थिति में थे। तभी मधुकर का स्वर गूंजा था, मुझे कोई भी गलत ना समझे, मैं भी दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं एक सच्चे समाज सुधारक का बेटा हूँ और उसी दिशा में ये मेरा पहला कदम है। मेरे होने वाले ससुर जी के पास भी सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है उन्हें। फिर भी ना जाने उन्होंने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने बहुत वर्षों पहले अपनी बहन से 60,000 रुपये लिए थे कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद देंगे और जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो बेच देंगे। करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं, ना तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद कर दी और ना ही रुपए लौटाए। उनकी बहन रूखा सूखा खाकर गरीबी में दिन काट रही है, लेकिन बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने की कोशिश में लगी है। पैसे के अभाव में बेटी को डॉक्टरी नहीं पढ़ा पाई, अब उसकी शादी भी नहीं कर पा रही है। यह किस्सा बहुत दिन पूर्व मैंने अपने दोस्त राघव से सुना था। तब मुझे नहीं मालूम था कि कभी राघव के उसी मामा की बेटी से मेरा विवाह होगा। आज राघव को यहाँ देखकर मैं चौंका था। फिर पता चला कि राघव के ये वही मामा हैं जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए थे। अब तक 10,000 रुपये ही उन्हें मिल पाए हैं। राघव की माँ भी यहाँ आई हुई हैं। सुबह से मैं उलझन में था कि कैसे उनकी मदद करूं। उनकी मदद के लिए ही मैंने ये निर्णय लिया है। अपने होने वाले ससुर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि 1 लाख रुपया वो अभी राघव की माँ को ला कर दें, तभी ये शादी होगी। अम्मा बुआ को कोसने लगी थीं।
मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी बहन को शादी में मत बुलाओ, सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। माँ रोने बैठ गई थीं। 7-8 दिन पहले ही पापा ने कोई ज़मीन बेचकर 1.5-2 लाख रुपए घर में लाकर रखे थे कि शादी के घर में ना जाने क्या ज़रूरत पड़ जाए। उन्होंने बिना माँ की तरफ देखे तत्काल 1 लाख रुपया लाकर बुआ के हाथ में रख दिया था। लो बहन, तेरी अमानत। शर्मिंदा हूँ, अब तक नहीं दे सका था। ये रुपए परसों ही तेरे लिए ला के रखे थे। सोचा था शादी से लौटते समय तुझे सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन उससे पहले दामाद जी ने हमें सरप्राइज़ दे दिया। मैं जानती हूँ बुआ को पैसा वापस करने का पापा का कोई इरादा नहीं था, किंतु इस समय उनके इस झूठ से मुझे राहत मिली। मजबूरी में ही सही, बुआ का पैसा तो उनके हाथ से निकला। अब उन्हें रिश्तेदारों से नज़र नहीं चुरानी पड़ेगी। मेरे पापा बेईमान हैं, सगी विधवा बहन का पैसा खा गए। मुझे भी इस एहसास के साथ नहीं जीना पड़ेगा। इतने सारे रुपए एक साथ मिल जाएंगे, बुआ ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँ। राघव ने उन्हें बाहों का सहारा दे दिया था, लेकिन सब ठीक हो गया था। मेरी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शादी के बाद मधुकर के साथ मिलकर ऐसा ही कोई हंगामा या नाटक मैं करना चाहती थी ताकि बुआ के पैसे वापस करा सकूं। किंतु मधुकर का इस घर में पहला ही कदम सब समस्याएं सुलझा चुका था। मैं भूल गई थी कि मधुकर से मेरी शादी अभी हुई नहीं, होने वाली है। मुझे लग रहा था उससे तो मेरा जन्मों का नाता है। मैं लाज, शर्म, लोगों की भीड़ सब कुछ भूलकर उससे लिपट गई थी। मुझे तुम पर नाज है। जो काम मैं अब तक बेटी होकर नहीं कर पाई, तुमने कर दिखाया। लेकिन तुम्हारे सहयोग व सहमत के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता था। अपने विचारों के अनुरूप तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बुआ ने भाव विह्वल हो हम दोनों को अपने सीने से लगा लिया था। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी पहला कदम। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आगे भी उनकी लिखी हुई कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। ईश्वर से दुआ करूँगी कि हिंदी भाषा और साहित्य की कहानियों के सफ़र में हम और आप यूं ही हम सफ़र बने रहें।